गुड इवनिंग बच्चों। सच है ना, जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। तो बच्चों, थिंक बिग, ऊंचे सपने देखिए, बड़े सपने देखिए, बड़े ख्वाब बुनिए और उसको पूरा करने के लिए लग जाइए। ठीक है बच्चों, इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य बड़े रखने चाहिए। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, इसलिए वीडियो लेक्चर मैं अपलोड नहीं कर पाया। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मैं फ़ोटोसिंथेसिस शुरू करूंगा। तो फ़ोटोसिंथेसिस का पहला लेक्चर मैं आपको डिलीवर कर चुका हूं। ये आपका सेकंड लेक्चर है फ़ोटोसिंथेसिस का। तो चलिए, पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज़ फ़ोटोसिंथेसिस और फ़ोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात कर ली थी। ठीक है, चलिए अभी हम लोग फ़ोटोसिंथेसिस का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे कि यानी डिफरेंट जो है साइंटिफिक, आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन कि उन्होंने क्या क्या आप कह सकते हैं रिगार्डिंग फ़ोटोसिंथेसिस डिस्कवरीज़ की, जिसके बेसिस पे हम फोटोसिंथेसिस के बारे में जो हमारा एक ज्ञान है, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्रिएट हो पाया। क्योंकि फोटोसिंथेसिस जैसे कि मैंने बताया है कि ये एक स्टेप में जो हम लिख देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ए नंबर ऑफ, आप कह सकते हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं जिसके थ्रू ये ग्लूकोज की बायोसिंथेसिस होती है। ठीक है, तो वो बड़ा डिटेल्ड प्रोसेस है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो डिटेल्ड जो आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, जो एक कहानी बन पाई, उनमें बहुत से साइंटिस्ट का योगदान था। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा कुछ साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय सम रिनाउंड साइंटिस्ट विच कंट्रीब्यूटेड टू क्रिएट you can say a information bank about photosynthesis। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले देखिए जोसेफ प्रिस्टले की बात करेंगे। जोसेफ प्रिस्टले, इन्होंने फोटोसिंथेसिस में बेसिकली 1770s में बताया इन्होंने कि भाई देयर इज़ ए रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप एक एक करके बेसिकली चीज़ों को कैसे बिल्डअप हो रहा है अभी देखेंगे आप। एक एक कंक्लूजन से कैसे पिछले साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए नए साइंटिस्ट ने कुछ और खोजा, फिर कुछ और खोजा गया, फिर और कुछ खोजा गया, और इस तरह से एक चेन क्रिएट हुई फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो जोसेफ प्रिस्टले ने, देखिए, इन्होंने सिर्फ इतना बताया पहली बात कि देयर इज़ ए रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। अब देखिए कैसे इन्होंने ये चीज़ कंक्लूड किया कि हवा का प्लांट के ग्रोथ में रोल होता है। ठीक है, और इस चीज़ को इन्होंने एक्सपेरिमेंटली एक सेटअप यूज़ करके प्रूव किया। देखिए उन्होंने क्या किया, आपके आगे देखिए स्क्रीन पे 3 जार बने हुए। देखिए पहला जार, एक जार है, जार के अंदर उन्होंने चूहे को रखा। तो कुछ देर तो चूहा इसमें जिंदा रहा, लेकिन कुछ देर बाद चूहा इस जार के अंदर मर गया। यानी जार में जब तक वो हवा है, उस हवा में कोई ऐसी चीज़ है जो ये चूहा लेता है। ठीक है, और चूंकि बाहर से जार को जब बंद कर दिया गया तो बाहर से उसमें हवा नहीं आ रही है, बाहर से हवा नहीं आ रही है, यानी फ्रेश एयर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में वो चीज़ जो चूहे के जीने के लिए ज़रूरी है, वो अगर ख़त्म हो गया तो चूहा अंदर मर गया। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा उन्होंने क्या किया, एक कैंडल लिया और कैंडल को जलाया, जलाने के बाद जार के अंदर रख दिया और जार को बंद कर दिया। अब जार को बंद कर दिया, देखा कि कुछ देर बाद क्या है कि कैंडल बुझ गया। ये एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं। आप कैंडल जलाइए और एक ग्लास लीजिए, ग्लास से ढक दीजिए, कुछ देर बाद आपको क्या दिखेगा कि कैंडल बुझ जाता है। तो इन दोनों बातों में एक बात इन्हें समझ में आई कि भाई एयर के अंदर ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कोई गैस है जिसको ये चूहा इस्तेमाल करता है या वो कैंडल के जलने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि बाहर से फ्रेश एयर, कुछ देर तक चूहा जी रहा है और कुछ देर तक
कैंडल भी जल रहा है, वो भी तब तक जब तक वो चीज़ एयर में मौजूद है, तब तक आपका चूहा जी रहा है और तब तक आपका कैंडल भी जल रहा है। तो ऐसा इन्होंने एक कंक्लूज़न, मैंने ऐसा सोचा इन्होंने। फिर क्या किया इन्होंने, साइंटिस्ट थे तो डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम करते ये हैं कि एक जार लेते हैं, उस जार के अंदर चूहे को भी रखते हैं, कैंडल को भी रखते हैं और साथ में पेड़ रख देते हैं, गमला रख देते हैं। तो एक बड़ा सा जार बनाया और उन्होंने गमला, चूहा और कैंडल, ये तीनों चीज़ों को एक साथ रखा और जार को क्लोज कर दिया। तो क्या देखा इन्होंने कि अब क्योंकि उसके अंदर प्लांट रखा था और वो एक ग्लास जार था, तो इन्होंने क्या देखा कि अब चूहा भी नहीं मर रहा था और कैंडल भी जल रहा था। तो इसका मतलब आप खुद भी सोचिए, यहाँ इसका मतलब क्या लग रहा है कि अगर अंदर बाहर से हवा नहीं आ रही है, बाहर से हवा नहीं आ रही है, फिर भी आपका ये चूहा और कैंडल जल रहा और चूहा जी रहा है। जो यहाँ इस केस में देखिए कैंडल बुझ जा रहा था और चूहा मर जा रहा था। इसका मतलब कि हवा में वो चीज़ जो इनके जीने के लिए ज़रूरी है, हवा में वो चीज़ जो चूहे के जीने के लिए ज़रूरी है और कैंडल के जलने के लिए ज़रूरी है, वो चीज़ हवा में प्लांट निकाल रहा है। और वो हमें मालूम है, अब तो हमें मालूम है ना कि प्लांट ऑक्सीजन निकालता है जो चूहे के जीने के लिए ज़रूरी है और कैंडल के जलने के लिए ज़रूरी है। ये चीज़ हमें मालूम है, लेकिन देखो उस समय इन्हें नहीं मालूम था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो पहला चीज़ इन्होंने ये बताया कि भाई देयर इज़ रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। हवा का प्लांट के ग्रोथ में रोल है, क्योंकि अगर हम प्लांट को फ्रेश एयर ना दें तो प्लांट मर जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि भाई एक और कंक्लूजन उन्होंने ड्रा किया कि प्लांट रीस्टोर द एयर टू विच ब्रीदिंग एनिमल्स एंड कैंडल रिमूव्स। यानी हवा में वो चीज़ जो ब्रीदिंग एनिमल और कैंडल, जलता हुआ कैंडल ख़त्म करता है, रिमूव करता है, यानी ऑक्सीजन, उस चीज़ को प्लांट क्या कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है। ये चीज़ जोसेफ प्रिस्टले ने बताई और इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी की। ठीक है, चलिए ये इनका कंट्रीब्यूशन हो गया। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन जो है वो इंजनहॉस का था। इंजनहॉस ने देखिए क्या किया, इन्होंने बताया कि सनलाइट इज़ एसेंशियल टू द प्लांट दैट समहाउ प्यूरिफाई द एयर fouled by burning candle and animal, and concluded that by green parts of plant oxygen is evolved। इन्होंने क्या कहा इंजनहॉस ने कि इंजनहॉस ने ये जो एक्सपेरिमेंट था प्रिस्टले का, इसको एक बार इन्होंने क्या किया कि डार्क में, लाइट में रखा। एक बार इस चीज़ को लाइट में रखा और दूसरी बार इसी सेटअप को डार्क में रखा। ध्यान दीजिए, यानी इसी सेटअप को जब उन्होंने लाइट में रखा इंजनहॉस ने, तो देखा कि चूहा नहीं मर रहा था और कैंडल भी जल रहा था। लेकिन जब इसी सेटअप को उन्होंने डार्क में रख दिया, अंधेरे में रख दिया, तो देखा कि पौधे के होने के बावजूद भी चूहा मर गया और कैंडल बुझ गया। इसका मतलब कि डार्क में पौधा एयर को प्यूरिफाई नहीं कर पा रहा, jabki लाइट में एयर को प्यूरिफाई कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इन्होंने बताया कि भैया सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स। क्लियर है, यानी प्रिस्टले ने बताया एयर इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स, इंजनहॉस ने बताया सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स। चलिए फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वॉन सैक। वॉन सैक ने क्या बताया देखिए, इन्होंने कहा कि ओनली थ्रू ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट ग्लूकोज इज फॉर्म्ड विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इन्होंने कहा कि पौधे में जो ढेर सारे उसके हिस्से हैं, रूट, स्टेम, लीफ, तो उनमें जो उसका ग्रीन पार्ट है, वही ग्रीन पार्ट मेनली फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनाता है जो स्टोर होता है किस रूप में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये बताया आपका वॉन सैक ने। क्लियर है, तो ये देखिए इन्होंने एक एक स्टेप, देखिए लोग नई नई चीज़ बताते जा रहे हैं। भाई जोसेफ प्रिस्टले ने बताया कि पौधे के जीने के लिए हवा ज़रूरी है। इंजनहॉस ने बताया कि नहीं भाई हवा के साथ साथ लाइट भी ज़रूरी है। और वॉन सैक ने बताया कि भाई ये जो हवा और लाइट ज़रूरी है जीने के लिए, तो बात सही है, लेकिन पौधा
का सारा हिस्सा ग्लूकोज नहीं बनाता है, पौधे का जो हरा हिस्सा है, ग्रीन पार्ट है, वही ग्लूकोज बनाता है जो स्टार्च के फॉर्म में पौधे में स्टोर होता है। तो 3 कंक्लूजन ड्रा हो गया। चलिए नेक्स्ट साइंटिस्ट आए एंजलमैन। एंजलमैन ने क्या बताया, देखिए इन्होंने कहा कि यूजिंग ग्रीन एल्गा क्लैडाफोरा एल्गा का इस्तेमाल करके इन्होंने कहा ही शोड दैट more aerobic bacteria were accumulated in red and blue region of spectrum light described as action spectrum of photosynthesis। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा कि अभी बहुत डिटेल यहाँ नहीं बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए एक टर्म एक्शन स्पेक्ट्रा यूज़ किया और एक टर्म होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। एक टर्म देखिए एक्शन स्पेक्ट्रा यूज़ किया और दूसरा टर्म होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जो अभी आपको आगे इसी लेक्चर में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना जान लो आप कि इन्होंने एक चीज़ बताया एंजलमैन ने कि अब वो जो लाइट है उस लाइट में ज़्यादा रोल, फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा रोल रेड लाइट और ब्लू लाइट का होता है, ठीक है। इतना ही समझिए कि एंजलमैन ने क्लैडोफोरा एल्गा का इस्तेमाल करके ये बताया कि फोटोसिंथेसिस में रेड और ब्लू लाइट का रोल ज़्यादा होता है, यानी फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में और ब्लू लाइट में ज़्यादा होती है, ठीक है। अभी इतना समझ लीजिए कि एंजलमैन ने बताया। कैसे कंक्लूड किया अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वॉन-सैक ने क्या बताया, वॉन-सैक ने बताया कि भैया ग्रीन पार्ट से ग्लूकोज बनता है। एंजलमैन ने एक और स्टेप आगे बताया कि लाइट में सब लाइट नहीं पौधे के लिए ज़रूरी है, पौधे के लिए जो रेड लाइट है और ब्लू लाइट है, ये रेड और ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करता है, ये एंजलमैन ने बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आए वॉन नील ने क्या बताया, वॉन नील ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, ये बहुत पूछता भी है। वॉन नील ने क्या किया, इन्होंने वाटर की जगह फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करा, ठीक है। तो याद करिए मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस में जो वाटर होता है, फोटोसिंथेसिस में याद करिए मैंने बताया ना आपको कि फोटोसिंथेसिस में जो वाटर है ये काम क्या करता है, ये काम करता है हाइड्रोजन डोनर का। क्या काम करता है, ये काम करता है हाइड्रोजन डोनर का, ठीक है। हाइड्रोजन डोनर का काम करता है, ये मैंने आपको शुरू में पहले लेक्चर में बताया है, ठीक। तो हाइड्रोजन डोनर का काम करता है। तो ये जो वाटर आप देख रहे हो, वाटर एक्चुअली लाइट की प्रेजेंस में टूट जाता है हाइड्रोजन एटम में और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है लाइट की प्रेजेंस में, ध्यान दीजिएगा, जिसे हम फोटोलिसिस ऑफ लाइट कहते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे भी हम, ठीक। तो अब जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया तो ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और रिडक्शन करके क्या बन जाता है, ग्लूकोज C6H12 और O6 बन जाता है। याद आया ना, यानी वाटर हाइड्रोजन डोनर का काम कर रहा है जो ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन दे रहा है, क्लियर है ना। और ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट निकल गया, क्लियर है। तो देखिए यही एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस जो है, ये फोटोसिंथेसिस जो हम बार बार करते हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है, मतलब ऑक्सीजन तो निकलता ही है फोटोसिंथेसिस में। तो हर बार फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। फोटोसिंथेसिस 2 टाइप का होता है, एक ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस और दूसरा एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, यानी मेजॉरिटी केसेस में जो ग्रीन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, क्लियर है। क्यों ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं इसमें ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट इवॉल्व होता है, इसलिए हम इसे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ध्यान दीजिए, अब क्यों ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि हमने हाइड्रोजन डोनर क्या लिया था, वाटर लिया था जिसमें ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन डोनर में से हाइड्रोजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बना लिया,
और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो गया। इतना बात कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। तो यानी वाटर हाइड्रोजन डोनर का काम करता है फोटोसिंथेसिस में, और जब वाटर का इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस में एज ए हाइड्रोजन डोनर तो ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है, और ऐसे फोटोसिंथेसिस को हम क्या कहते हैं? ऐसे फोटोसिंथेसिस को हम बोलते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। तो दूसरा, सर ये तो आपने ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बताया, तो यहाँ वॉन नील ने क्या किया? वॉन नील ने यही बताया कि भैया एक और तरह का फोटोसिंथेसिस होता है जो ज़्यादा नहीं होता है लेकिन होता है कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, उसमें पाया जाता है। और ऐसे फोटोसिंथेसिस को हम बोलते हैं एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इसको आप अलग से लिख लीजिएगा। दो तरह का फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है? यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो पहला फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो मोस्ट कॉमन है, जो ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, और दूसरा फोटोसिंथेसिस एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो कॉमन नहीं है, सिर्फ कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है? तो अब ये एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? तो भाई नाम में देखो छुपा है, ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता है। तो आपने देखा था कि ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट तब निकलता है जब हाइड्रोजन डोनर का इस्तेमाल, हाइड्रोजन डोनर की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? वाटर यूज़ करते हैं। अब सोचो कि अगर हम हाइड्रोजन डोनर वाटर की जगह कोई दूसरा हाइड्रोजन डोनर ले लें, वही वैन नील ने किया। वैन नील ने हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल किया एज ए हाइड्रोजन डोनर। अब ये हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल किया एज ए हाइड्रोजन डोनर, तो आप हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होगा? लाइट की प्रेजेंस में ये भी ब्रेक करेगा, ये टूटेगा किस में? ये भी टूटेगा हाइड्रोजन और सल्फर में टूटेगा। ठीक है? और ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या बनाएगा? बताइए भाई। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके बनाएगा ग्लूकोज C6H12O6, जबकि सल्फर एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। यानी यहाँ अगर हम हाइड्रोजन डोनर, ध्यान दीजिए, अगर हम हाइड्रोजन डोनर क्या ले रहे हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड ले रहे हैं, वाटर नहीं ले रहे हैं, तो आपका ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। इसीलिए ऐसे फोटोसिंथेसिस को हम क्या कहते हैं? एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, जो कुछ बैक्टीरिया जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में पाया जाता है। और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था? वैन नील ने। क्लियर है? तो आप लिख लीजिएगा, फोटोसिंथेसिस दो टाइप का, ऑक्सीजेनिक, एन ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, जो मोस्ट कॉमन है, ठीक, जो हम पढ़ेंगे पूरा इस चैप्टर में। और एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ये रेयर होता है, सिर्फ कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ऐसे कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, जहां हाइड्रोजन डोनर हम वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं। चूंकि हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं तो ये जब लाइट की प्रेजेंस में टूटता है तो हाइड्रोजन और सल्फर में टूटता है, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ के ग्लूकोज बनाता है, और सल्फर एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए, वैन नील ने देखिए क्या किया। ही यूज हाइड्रोजन सल्फाइड इन प्लेस ऑफ वाटर इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। ठीक है? और देखिए, तो मैंने अभी बताया वही क्वेश्चन लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ किया, बन गया ग्लूकोज, और एज ए बाई प्रोडक्ट क्या निकला? सल्फर। ऑक्सीजन नहीं निकला। ठीक है? ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व। क्लियर है? इसीलिए इसका मतलब यहाँ क्या इन्होंने बताया कि इट मीन्स ऑक्सीजन इन ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। इसका मतलब कि ऑक्सीजन जो ग्रीन प्लांट्स में निकल रहा था वो वाटर से निकल रहा था। क्यों भाई? वो इससे इन्होंने एक अंदाज़ा लगाया, ध्यान दीजिए, वैन नील ने कंफर्म नहीं किया लेकिन उन्होंने अंदाज़ा लगाया
कि भाई हम वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड ले रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है, वाटर ले रहे हैं तो ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन निकलने के लिए वाटर ज़रूरी है। इसी बात को कि ऑक्सीजन वाटर से ही निकलता है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था 3 लोगों ने मिलकर, रूबेन, कैमन, हैसिड ने। ध्यान दीजिए, वाटर, ऑक्सीजन इज इवॉल्व फ्रॉम वाटर, इस चीज़ को बताया वैन नील ने पहले, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया? रूबेन, कैमन, हैसिड ने प्रूव किया। ध्यान दीजिएगा, क्लियर है? यानी ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज इवॉल्व बाई वाटर, इसको बताया था पहले वैन नील ने, बट इट्स एक्सपेरिमेंटल प्रूफ और एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाई, इट वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाई रूबेन, कैमन एंड हैसिड। इन्होंने क्या किया देखिए, भाई सही बात है कि ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, तो हो सकता है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन निकल करके निकल रहा हो बाहर, तो इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया रूबेन, कैमन, हैसिड ने। देखिए कैसे इन्होंने ट्रेसर एलिमेंट लिया। याद करिए, मैंने मिनरल न्यूट्रिशन में आपको ट्रेसर एलिमेंट बताया है। क्या होता है भाई ट्रेसर एलिमेंट, बताइए जिसे याद है? नहीं, कितने लोगों को याद है? जल्दी से रिकॉल करिए। ट्रेसर एलिमेंट्स ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे का पता लगाने में करते हैं। किसी केमिकल रिएक्शंस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इसका पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसीलिए इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रेसर एलिमेंट। ट्रेस करने, पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसी मेटाबॉलिक पाथवे का, ठीक है? तो अब ट्रेसर एलिमेंट में देखिए, यहाँ जो हमने ट्रेसर एलिमेंट यूज़ किया वो ऑक्सीजन का आइसोटोप इस्तेमाल किया। जनरली ऑक्सीजन क्या होता है, नॉर्मल ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास O16 होता है, और इसका एक आइसोटोप हमने लिया O18, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, रूबेन, कैमन, हैसिड ने, इन्होंने जो वाटर यूज़ किया फोटोसिंथेसिस में, उसमें O18 इस्तेमाल किया। वाटर में क्या इस्तेमाल किया? O18। और कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन था ये क्या था? ये नॉर्मल वाला O16 था। ये नॉर्मल वाला क्या था? O16। क्लियर है? यानी ध्यान दीजिए, इन्होंने वाटर में जो ऑक्सीजन यूज़ किया O18 यूज़ किया, और कार्बन डाइऑक्साइड में जो नॉर्मल ऑक्सीजन था दैट वाज O16। क्लियर है? अब देखिए, जब फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन निकला, तो उन्होंने देखा कि ये जो ग्लूकोज वाला ऑक्सीजन था ये O16 था, O16 वाला था, जबकि ये जो ऑक्सीजन था जो एज ए बाई प्रोडक्ट निकल रहा था, इसको जब चेक किया, इसकी एनालिसिस की, तो पता चला ये क्या था? ये O18 टाइप का था। इसका मतलब कि O18 तो सिर्फ वाटर में था, इसका मतलब कि वाटर के ही ब्रेकडाउन से, वाटर के ही टूटने से लाइट के प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन निकल रहा है। क्लियर है? तो यानी ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय रूबेन, कैमन, हैसिड। क्लियर है? चलिए एक और एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं हम लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, पूछता है, दैट इज़ हिल्स रिएक्शन। ठीक, अब ये हिल्स रिएक्शन क्या है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी थोड़ा सा ही डिटेल आप यहाँ समझिए हिल्स रिएक्शन का, क्योंकि डिटेल आगे पढ़ना है। तो ये जो 7 साइंटिस्ट के नाम मैंने बताए हैं वो मैंने उतने ही बताए हैं जो NCERT में दिया है या एग्ज़ाम में पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, लेकिन इनका सबका नाम याद रखना आपको एकदम ज़रूरी है। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। इन 7 को एक साथ कहानी के तरीके से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए हिल्स रिएक्शन में देखिए, रॉबर्ट हिल जो थे, रॉबर्ट हिल ने फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन होता है कोई चीज़, इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया था। यानी लाइट रिएक्शन वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड फर्स्ट बाय रॉबर्ट हिल। इसीलिए लाइट रिएक्शन को हम हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं। इसीलिए लाइट रिएक्शन को हम हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर है? एक बात, पहली बात कि हिल्स रिएक्शन को ही हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, या लाइट रिएक्शन को हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट हिल ने सबसे पहले लाइट रिएक्शन के बारे में बात की थी। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा, ये लाइट रिएक्शन की सर आपने क्या टर्म ले लिया, तो थोड़ा सा समझ लीजिए, आगे पूरा डिटेल हमें पढ़ना है कि जो फोटोसिंथेसिस है
जो फोटोसिंथेसिस है, ये फोटोसिंथेसिस में आगे आप पढ़ेंगे 2 फेजेज होते हैं। फोटोसिंथेसिस में 2 फेजेज होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। दूसरा क्या होता है? डार्क रिएक्शन। क्लियर है? डार्क रिएक्शन जनरली क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है, ये सब भी अभी डिटेल आगे हमें पढ़ना है। और लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में होता है। अभी इतना फैक्ट समझ लीजिए, बाकी डिटेल हमें बहुत आगे पढ़ना है, बस इतना ही समझिए कि फोटोसिंथेसिस में 2 फेजेस लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होते हैं। लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और लाइट एनर्जी से ATP और NADPH2 बनता है। और डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन लाइट रिएक्शन में नहीं होता, ये ध्यान रहे। यानी लाइट रिएक्शन में सिर्फ लाइट की हार्वेस्टिंग हो रही है, जबकि ग्लूकोज का फॉर्मेशन किस में होता है? डार्क रिएक्शन में, जो आगे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो इस लाइट रिएक्शन को पहले डिमॉन्स्ट्रेट किया किसने? रॉबर्ट हिल ने, इसीलिए हम लाइट रिएक्शन को हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो देखिए क्या किया इन्होंने, रॉबर्ट हिल ने, इन्होंने क्लोरोप्लास्ट लिया। उस क्लोरोप्लास्ट में अभी मैंने बताया कि ग्रैना वाले पोर्शन में लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा वाले पोर्शन में डार्क रिएक्शन होता है। अब ग्रैना स्ट्रोमा, अभी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आगे हम देखेंगे, तो अभी इतना सिर्फ समझ लो कि स्ट्रोमा वाले रीजन में डार्क रिएक्शन और ग्रैना वाले रीजन में लाइट रिएक्शन। ठीक है, या सेल वाले चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही। अब क्योंकि इन्हें लाइट रिएक्शन डिमॉन्स्ट्रेट करना था, तो इन्होंने क्या किया कि इस क्लोरोप्लास्ट से सिर्फ ग्रैना निकाल लिया। क्या किया? इस क्लोरोप्लास्ट से उसको ब्रेक करके ग्रैना निकाल लिया और उस ग्रैना को एक बीकर में डाल दिया जिसमें पानी था। देखिए, एक बीकर में डाल दिया जिसमें क्या था? पानी था। और साथ में उस बीकर में चूँकि ग्लास का था, तो साथ में उसमें आराम से लाइट ऑलरेडी अवेलेबल था, लाइट उसमें ऑलरेडी अवेलेबल था। तो अब देखिए क्या होगा कि लाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन ऑफ वाटर तो होगा, फोटोलिसिस होगी ना। अब जब फोटोलिसिस होगी इस वाटर की, तो इस वाटर से 2 चीज़ निकलेगी, एक हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरा क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगा ना। तो इस हाइड्रोजन को यूज़ करने के लिए इन्होंने आर्टिफिशियल हाइड्रोजन एक्सेप्टर का इस्तेमाल किया। बहुत पूछता है, इन्होंने आर्टिफिशियल हाइड्रोजन एक्सेप्टर का इस्तेमाल किया। फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम कौन काम कर रहा था? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके ग्लूकोज बना रहा था ना। और यहाँ हिल्स रिएक्शन में इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज बनाने में सक्षम है, इस बीकर में ग्लूकोज बनाने में सक्षम नहीं है, जो आप अभी देखेंगे। तो इन्होंने एक आर्टिफिशियल हाइड्रोजन एक्सेप्टर का इस्तेमाल किया, जिसे हम हिल्स रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हिल्स रिएजेंट। कभी कभी नाम पूछ लेता है हिल्स रिएजेंट का, तो आप ऐसे याद रखिए, हिल्स रिएजेंट यानी आर्टिफिशियल हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो इन्होंने इस्तेमाल किया था, वो बेंजोक्विनोन था, क्रोमेट था, या डाई क्लोरोफिनाल या फेरिसाइनाइड, यानी इन चारों में से कोई एक चीज़ इन्होंने ली एज ए हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ठीक है, यानी इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया एज ए हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन्होंने। क्लियर है? ठीक, चलिए, तो अब देखिए क्या हुआ। अब ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर इस हाइड्रोजन को लेकर के AH2 बना लिया है, यानी रिडक्शन हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट निकल गया, जो गैस के बुलबुले के रूप में यहाँ से निकल रहा था इस बीकर से। क्लियर है? तो इसी को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, जो रॉबर्ट हिल ने परफॉर्म किया था। यानी इन्होंने भी बताया कि लाइट की प्रेजेंस में लाइट रिएक्शन होता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट का सिर्फ ग्रैना इन्वॉल्व होता है। देखिए, स्ट्रोमा नहीं इस्तेमाल, क्लोरोप्लास्ट का सिर्फ क्या इस्तेमाल होता है? ग्रैना इस्तेमाल होता है, जिसको यूज़ करके क्या हो रहा है? ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट इवॉल्व हो रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से इन्होंने लाइट रिएक्शन को डिमॉन्स्ट्रेट किया, इसीलिए हिल्स रिएक्शन को लाइट रिएक्शन या लाइट रिएक्शन को हिल्स रिएक्शन कहते हैं। जो सवाल पूछता है इसमें कि लाइट रिएक्शन किसने डिस्कवर किया? हिल ने किया। ठीक है, या हिल्स रिएक्शन किसे कहते हैं? लाइट रिएक्शन को कहते हैं। या ये सवाल पूछता है कि लाइट रिएक्शन में या हिल्स रिएक्शन में रॉबर्ट हिल ने जो आर्टिफिशियल हाइड्रोजन एक्सेप्टर का इस्तेमाल किया था, वो क्या नाम है उसका?
तो उसे हम बेसिकली हिल्स रिएजेंट कहते हैं, या और केमिकल डिटेल पूछे तो बेंजोक्विनोन या क्रोमेट या डाइक्लोरोफिनॉल या फेरिसाइनाइड को हम क्या कहते हैं, हिल्स रिएजेंट। क्लियर है। तो ये आपके 7 साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन हो गए जो फोटोसिंथेसिस में कुछ न कुछ इन्होंने उसके बारे में बताया, और जो जो चीज़ें इन लोगों ने बताई उसी के आधार पे आप कह सकते हैं पूरी कहानी जो फोटोसिंथेसिस की है जो हम पढ़ते हैं अब पूरा चैप्टर के रूप में, इन्हीं लोगों का कंट्रीब्यूशन था कि इतने ढेर सारे कंक्लूजन्स ड्रा हो पाए। क्लियर है। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस में डिफरेंट साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन हो गए। क्लियर है। आपको यही साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन याद कर लेना है। ठीक, चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।